दैट इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ ही चुके हैं, तो हर टाइप की मैट्रिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। आपने कहा कि आपके सामने एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप दो मैट्रिक्स का तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। सही है ना? यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स is possible when their order is same। मतलब जब उनका ऑर्डर सेम होगा तो आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे आप उसको ऐड करोगे तो ए के करस्पॉन्ड एलिमेंट ए आई जे से बी का करस्पॉन्ड एलिमेंट बी आई जे ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए के करस्पॉन्ड एलिमेंट ए आई जे से बी का करस्पॉन्ड एलिमेंट बी आई जे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है दो मैट्रिक्स में। करस्पॉन्ड एलिमेंट में करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड होता है, करस्पॉन्ड एलिमेंट में करस्पॉन्ड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात। करस्पॉन्ड एलिमेंट में करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड होता है और करस्पॉन्ड एलिमेंट से ही करस्पॉन्ड एलिमेंट क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सीधा करस्पॉन्ड एलिमेंट में उठा के आप करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड करेंगे और सीधा करस्पॉन्ड एलिमेंट में उठा के आप करस्पॉन्ड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और दो मैट्रिक्स का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। अदरवाइज आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल वाइज सिंपल सा ले ले। अगर एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है 1 3 2 2 -1 4, दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 × 3 मैट्रिक्स, और आपको इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स 3 1 -1 4 3 2 के साथ ऐड करना है, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 3 होना चाहिए। जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड होते जाएंगे, है कि नहीं? तो बस उनको ऐड करके लिखते जाइए। तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, 2 - 1 1, 2 + 4 6, 3 - 1 2 और 2 + 4 6 ऑफ ऑर्डर 2 × 3 आ जाएगा। तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से आप करस्पॉन्ड एलिमेंट उठा के क्या कर देंगे, ऐड, और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना, बताओ भाई। यस सर। क्लियर है? देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा, अब कुछ फिक्स बातें हैं, जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है, आप उसको ऐसे ऐड करें या b+a करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर वही सेम मैट्रिक्स आप सेपरेट करें तो आपको हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स में आप आई ऐड कर देते हैं तो आप उस मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में 1 ऐड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब a+i को अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ चेंज कहाँ करेंगे, बोलिए? डायगोनल एलिमेंट में। मतलब a11 में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर a22 में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसे करते करते हम कह सकते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो nth एलिमेंट है उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो n×n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे कोई अंतर नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है। तो अब जैसे दो मैट्रिक्स हमने ली d1 + d2 या d1 - d2, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएंगी जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही आपस में क्या ऐड हो रहे होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो d1 d2 d2 से लेके dn मतलब ये सब अंडरस्टूड चीजें हैं, कोई अलग सा नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
एन क्रॉस एन, बस ये सब है। क्लियर है? अच्छा, ये अंडरस्टूड होगा कि अगर ए में दो मैट्रिक्स बी और सी ऐड की गई, या ए में बी ऐड करो और फिर उसको सी से ऐड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है सबको कि नहीं, बताओ? मतलब ऐसे रिजल्ट वाइज आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको बता दिया आपको अलग से, ऐसे जिनका कोई खास लेना देना है नहीं। तो बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है कि जब आप दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से, मतलब A11 से B11 ऐड होगा, A12 से B12 ऐड होगा, तो Aij से Bij ऐड होगा और Aij से Bij सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और उसी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी, उसी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताइए? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय एन स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर इन मैट्रिक्स, समझ रहे हो? मतलब कोई एक स्पेशल टाइप का मतलब कांस्टेंट हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अब आपने कहा ए एक मैट्रिक्स है, इसको आपने लिखा Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, के कोई भी रियल नंबर आपने लिखा और उसको आपने इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, तो वो जो के है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। समझ में आया? जैसे आपने उस मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई किया तो उसके सारे, यही सेम, अगर सारे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में के कॉमन है तो वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। याद आया? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक बेसिक डिफरेंस आ गया है। क्या, जब आप डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, बट जब आप किसी मैट्रिक्स में कोई के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर हमें किसी मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट बाहर करना है तो वो बाहर तभी आएगा जब वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे अगर हम इसी चीज को एग्जाम्पल वाइज समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने कहा एक मैट्रिक्स ए हमने लिखी 2 3 1 5, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज 2a, तो सीधे आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे अगर आपको पूरे एलिमेंट में 2 2 2 कॉमन करना था तो पूरे से 2 कॉमन करके आप इसको लिख सकते थे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो? यस सर। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सी इतनी चीज होती है। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर क्वेश्चन वाइज मैं आपसे पूछूं, आपको सॉल्व करना है। जैसे ए एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 3 1 2 2 1 3, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है -1 4 7 एंड 3 -1 2, एक मैट्रिक्स सी दी हुई है -1 2 4 4 1 2, और मैं आपसे पूछूं फाइंड 2a -3b प्लस सी, बताओ जरा ये मैट्रिक्स क्या है? ये क्विक। 6 and हाँ, -1 6 एंड 2, करेक्ट आंसर यही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 8 -8 -13 और -1 -1 6 6 2। एंड 2। देख लीजिए, आराम से सिंप्लीफाई करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। सही है, गुड। अच्छा, इस पर बेस दूसरे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स if a plus 2b equal to 3 -1 4 2 and a minus b is equals to
1 3 माइनस 1 7। फाइंड ए एंड बी, जल्दी बताओ। दोनों 2x2 मैट्रिक्स होंगी, जल्दी बताइए क्या होंगी। देखिए सिंपल सी बात थी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। इसको आप p की तरह ट्रीट कर लेते, इसको q की तरह ट्रीट कर लेते, और सीधा इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करके लिख लेते। तो a प्लस 2b को हम p मान लेते हैं, और a माइनस b को हम q मान लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, 3b इक्वल टू p माइनस क्यू। तो b तो सीधा आ गया, दैट इज p माइनस क्यू बाई 3। अरे बोलो भाई। और अगर b की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 3 लग देते तो a को q प्लस b लिख देते, तो वो p माइनस क्यू बाई 3 आ जाता। तो इसी को सिंप्लीफाई करते तो वैल्यू क्या आ जाती, 2q माइनस पी बाई 3। तो a आ जाता 2q माइनस पी बाई 3। अब आप आराम से a और b लिख लेते, तो a आंसर सीधे क्या लिखते, p माइनस क्यू। अरे बोलो भाई। b का आंसर क्या लिखते, p माइनस क्यू बाई 3। तो p में से q हटा देते, तो p माइनस क्यू 2, p माइनस क्यू माइनस 4, p माइनस क्यू 5, p माइनस क्यू माइनस 5 बाई 3। इसको क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस। तो पहले क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू, तो ये 2 हो जाता, और माइनस पी करते तो माइनस 3 हो जाता, सॉरी प्लस पी होता है। तो ये 5 2 16 बाई 3 आ जाता। देख लीजिए आंसर, सबको समझ में आ गया होगा क्या करना था। बोलिए भाई, तो इस तरह की सिचुएशंस आएगी तो आप उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बताइए। Yes, sir. अब बात आती है दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कि दो मैट्रिक्स जो हमारे सामने लिखी हुई है दोनों इक्वल मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ए एंड बी, टू मैट्रिक्स सेट टू बी इक्वल व्हेन। भाई ए मैट्रिक्स हमने लिखी ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स हमने लिखी बी आई जे ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q। तो ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, पहला जब ऑर्डर सेम होगा, सही है, यानी कि m इक्वल टू पी एंड n इक्वल टू q होगा। और दूसरा जब करस्पॉन्ड एलिमेंट सेम होगा, यानी ए आई जे किसके बराबर होगा, बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे, तब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है भाई। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल लिखी हुई है तो वो तभी इक्वल होंगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर और करस्पॉन्ड एलिमेंट सेम होंगे। तो दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में आप इक्वल टू का साइन तभी लगा सकते हैं जब ऑर्डर उनका क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, और दूसरा करस्पॉन्ड एलिमेंट के सेम आ रहा हो, तो आप कहेंगे दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का यूज करके मतलब आप करस्पॉन्ड एलिमेंट इक्वल करके अपने आंसर को जस्टिफाई करके लिख सकते हैं। ये है। क्लियर है भाई। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं इक्वल मैट्रिक्स पे कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ देखिएगा क्वेश्चन, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस वाई 2 + w एंड 3। बताइए। तो अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना भाई, हाँ है ना। तो इनके करस्पॉन्ड एलिमेंट इक्वल होंगे, तो दोनों मैट्रिक्स सिंप्लीफाई कर दो, करस्पॉन्ड एलिमेंट इक्वल करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू में इक्वेशन बना के सॉल्व करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू बताओ। सीधा आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देनी है ना भाई। तो जब आप सीधा इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जो ये 3x एलिमेंट है ये x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ नहीं बोलो। और ये जो 3y एलिमेंट है ये 6 + x + y के बराबर हो जाएगा। 3z एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा बताओ, -1 + 2 + w के। और जो ये 3w एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2w + 3 के। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ से, यहाँ से x कितना आ रहा है, 2।
यहाँ से y कितना आ जाएगा बताओ? 4. 2y, यानी y इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ से w कितना आ रहा है? 3 और जब 3. w को यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ से z कितना आ जाएगा? 5/3। 4/3 हाँ भाई, 4/3 आ रहा है। देख लीजिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सीधा आंसर निकल आएगा सिंप्लीफाई करके। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो आप लिखते हैं ए इंटू बी। तो इसका मतलब समझो, अगर ए बी कहीं लिखा हुआ है तो अगर मैं ए के हिसाब से पढ़ूं तो मैं ये कहूंगा कि प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू बी, मतलब ए का बी में प्री मल्टीप्लाई है, यानी ए जो है वो बी में पहले मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर मैं इसी को बी के हिसाब से पढ़ूं तो मैं कहूंगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी टू ए। बी का ए में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, समझ में आ गया। ए के हिसाब से अगर आप इसको पढ़ोगे तो ए का बी में कैसा मल्टीप्लिकेशन है? प्री। और बी के हिसाब से पढ़ोगे तो बी का कैसा मल्टीप्लिकेशन है? पोस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी ये एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन, जब ए मैट्रिक्स का क्या, ए मैट्रिक्स का, बोलो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स ए का कॉलम किसके बराबर होगा? बोलिए, मैट्रिक्स बी के रो के, यानी कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ऐसा है तो दो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है। मतलब ए बी में क्या करेंगे, जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी ए, उसका कॉलम, और जो बाद वाली मैट्रिक्स होगी उसका रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो एन किसके बराबर होना चाहिए? पी के। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर आएगा ए बी मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर जो आएगा वो आएगा एम क्रॉस क्यू, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो अगर मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स बी है P क्रॉस 5, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है? बोलिए, जब ये जो P होगा वो क्या होगा, बोलो? 3. 3। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 5। क्या है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बताओ। Yes, तो sir. बात हो गई कि कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये बात हमने डिसाइड कर ली। बोलो, क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, बताओ भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कैसे, कोई दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, ये बात जस्टिफाई हो गई भाई। जब भी ए का कॉलम बी के रो के बराबर होगा तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आफ्टर मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर आएगा, ये भी आपको बता दिया है मैंने। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है भाई? अब चलिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसकी बात देख लेते हैं। जैसे आपने कहा आपकी ए मैट्रिक्स है 3 1 2 2 1 3, और आपकी बी मैट्रिक्स है 1 1 3 2 1 1, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने कहा ए बी की बात करनी, तो पहला सवाल, क्या ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 3 बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिस 3 इक्वल टू दिस 3। अच्छा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला क्या उठाते हैं? कॉलम, और इसको इसकी सारी रो से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट आएगा 3 × 1, 1 × 1 प्लस 2 × 3, फिर 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 3। इसके बाद दूसरा वाला कॉलम लो और इसकी सारी रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा?
3 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, और यही मल्टीप्लाई करके आप ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिख दो। तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स क्या बन रही है, जल्दी बताओ। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद यही क्या बन रही है, 10 9 12 8 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या ये बात समझ में आ रही? अब मैं यहीं पे पूछूं, बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं, बोलो। तो बी Yes, का sir, possible. ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा, तो ये 2 और ये 2 बराबर है। इसका मतलब बी ए मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। तो जब बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएगा, ये बताओ। 3 × 3. बी ए मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके सामने आएगी, 3 क्रॉस 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 2 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, फिर 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट कितना आएगा, बोलिए। पहला वाला चलो मैं लिख देता हूँ पूरा। तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। ऐसा बार बार आपको लिखना नहीं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, समझ रहे हो कि नहीं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, और इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दो आप ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बोलिए भाई। 7 3 8 5 2 5 11 4 9, ये आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 का। एम आई करेक्ट और नॉट, जल्दी बोलो। क्या है, यस सर। मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर हुआ, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, बी बताओ। -1 12 1, -1 7 8, -2 -1 5, सही है। बी ए बताओ। 5 9 13, -1 2 4, -2 2 4, चेक करियो, बस ये आ रहा है। तो ऑब्वियसली ए बी इज यस सर। नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है। क्या ए बी ए के बराबर है, नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्री या पोस्ट आप करें तो हमेशा बराबर आए। आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। भाई आपसे मैट्रिक्स एक्स पूछी गई तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे ना। मान लेंगे भाई एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, और जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बन के आ रही है वो भी 2 क्रॉस 3 है, तो क्यू वैल्यू 2 होनी चाहिए और पी भी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2। तुरंत हम एक्स मैट्रिक्स एक 2 क्रॉस 2 की मान लेंगे, ए बी सी डी, मान लिया कि नहीं भाई। अब तुरंत हम इस एक्स मैट्रिक्स ए बी सी डी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, और उसको किसके बराबर कर देंगे, बोलिए। -7 -8 -9 2 4 6 के। यहाँ से ए बी सी डी में इक्वेशन बनेगी और सॉल्व कर लेंगे ए बी सी डी, बताइए क्या आएगा। ज़्यादा की जरूरत है नहीं आपको। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन बनेगी a+1, 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना, a+4b इज वन -7 और बी माइनस। एंड 2a+5b इज -8 और 3a+6b इक्वल टू -9। तो इन दो को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेंगे और इसमें चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं, बोलो डी भाई। 0 और C2 आ रहा हाँ, D0 और C2 आ रहा है। फिर C+4D बनाएंगे तो 2 बन जाएगा, 2C+5D लिखेंगे तो 4 बन जाएगा, 3C+6D लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से ए की वैल्यू शायद 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0 आ जाती है, ए बी -2 आता है। तो जो एक्स मैट्रिक्स है वो निकल के आता है 1 -2 2 0। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है सबको, है। यस सर। देख लीजिए क्या इस मैट्रिक्स का यही आंसर आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी तुरंत, है ना।
ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स B आपने लिखी, Bij ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q। तो ऑब्वियसली ए बी का एग्जिस्टेंस कब है? तो आपने अभी पढ़ा ना, जब n p के बराबर होगा। और जो ऑर्डर आएगा ए बी का वो आएगा m क्रॉस q। अब हमने कहा कि एक मैट्रिक्स ए बी जो है वो सी है, तो उसको हमने लिख दिया सी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। जहाँ पे जो सी आई जे एलिमेंट होगा वो होगा r इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक है, ए आई आर इंटू बी आर जे का मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पे आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से m तक और जे की वैल्यू करेगी 1 से q तक। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होता है पूरा। और ये पूरा स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन से ही लिखा गया है। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सी आता है ना, एक नई मैट्रिक्स ए बी, तो सी का जो एलिमेंट जनरल होता है सी आई जे यानी सी वन वन, तो उसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है ए वन आर बी आर जे। अच्छा, आर की वैल्यू 1 से n तक ली गई है, क्योंकि ये और ये तो इक्वल होंगे ना, तो एन और पी सेम होंगे, तो वही वैल्यू वही करा के सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। जैसे देखो, ये मैंने ये जो चीज़ सोची गई है कहाँ से सोची गई है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जानना जरूरी है। जैसे देखो, अगर मैं आसान सा लूँ आपसे 2x2 मैट्रिक्स लूँ और बी को भी आसान सा ही ले लूँ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ए बी आएगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स आएगा। अब अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स लिखता तो क्या लिखता सोचो, A11 A12 A21 A22, और यहाँ पे मैं टू लिखता तो B11 B12 B21 B22, और अब मैं दोनों को क्या कर देता, मल्टीप्लाई। तो जो ए बी मैट्रिक्स बनती वो क्या बनती, A11 B11 प्लस A12 B21, फिर A21 B12 प्लस A22 B21, है ना। यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, B11 आता है शायद। हम्म, देखो क्या सही लिख रहा हूँ। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते तो आता A11 B12 और A12 और B22 प्लस में, फिर आता A21 B12 और यहाँ से आ जाता A21 B12 और A22 B22। अब अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर कर दो किससे, सी से, और सी को ध्यान से लिख दो, C11 C12 C21 और C22। अब जरा कंपेयर करो, C11 क्या लिखा हुआ है, A11 B11 A12 B21। ध्यान से देखो, क्या हम इसको r इक्वल टू 1 से लेकर टू A 1r BR1 लिख सकते हैं, देखते जाना। ऐसे ही C12 क्या लिखा हुआ है बोलो, A11 B12 A12 B22, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर टू A1r और BR2, देखते जाना। ऐसे ही C21 क्या लिखा हुआ है देखो जरा, A21 B12 11 सॉरी, और A22 B21, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर टू A2r BR1। ऐसे ही C22 क्या लिखा हुआ है, A21 B12 और A22 B22, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर टू A2r BR2। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब आप किसी मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करके सी आई जे लिखते हैं तो सी आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई आर बी आर जे, और आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही होती है। देखो, आर की वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है ना। और C11 क्या है, A1R B R1। C12 क्या है, A1R B R2।
2 1 क्या है, A2R BR2, और ये क्या है, A2R एंड DR2। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखने का वे है। क्या ये वे सबको दिखा? मतलब एबीसी आपको 3 मैट्रिक्स ऐसी दी गई हैं जिनको आप किसी भी ऑर्डर में उनका प्रोडक्ट आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो पहला तो आपने ये तो पढ़ा ही ना कि कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हो। एक सेकेंड, आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये कोई जनरल रिजल्ट नहीं है। इसके बाद अगर आप ए बी में सी मल्टीप्लाई करें पोस्ट, और ए में बी सी को प्री मल्टीप्लाई करें, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे प्री या पोस्ट, तो उससे आपकी वही मैट्रिक्स ए आ जाएगी। फिर ए को किसी मैट्रिक्स बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करें प्री, तो वो ए में भी बी में भी प्री मल्टीप्लाई होगी और सी में भी प्री मल्टीप्लाई होगी। सेम आप इसको कॉमन भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा बी प्लस सी में अगर ए का प्री मल्टीप्लीकेशन है तो बी और सी दोनों में ए का कैसा मल्टीप्लीकेशन होगा, प्री में, प्री मल्टीप्लाई। यहीं पे अगर हम ऐसे कह दें कि बी प्लस सी में ए का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो बी में भी ए का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा और सी में भी ए का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन भी होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स है ओ, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए ओ और बी ओ, मतलब ए और बी में से दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स नल हो तभी दोनों का प्रोडक्ट नल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना ए और बी के नल मैट्रिक्स हुए ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। समझ में आया? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है। ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बना के कई बार पूछ लिया गया है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से कम एक मैट्रिक्स नल होगी। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई। मतलब इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स से मेरा मतलब है नल मैट्रिक्स नहीं है, तो भी उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मे बी आ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा। दो मैट्रिक्स नॉन जीरो नहीं है मतलब नल नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ भाई, बोलो भाई, क्लियर है? जैसे आपको ये मतलब फील नहीं हो रहा होगा ना कि ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, मान लो मैं एक मैट्रिक्स ए ले लूं 1 0 0 0, और एक मैट्रिक्स बी ले लूं 0 0 0 1। अब जरा आप ए बी मैट्रिक्स निकालो, क्या आ रहा है? सबसे पहले 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आ जाएगा, और ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स ओ आ गई। अब बताओ क्या ए ओ है, क्या बी ओ है? नहीं ना। तो भी ए बी मैट्रिक्स ओ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई। अब बट ऐसा तो हो ही सकता है ना, अगर कोई एक मैट्रिक्स ओ है और उसको आपने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में तो ओ आएगा ही। मेरी बात समझ रहे हो? वो ओके है, बट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ओ है ना, तो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स ओ होगी, ये रिजल्ट ओके नहीं है। क्लियर है भाई? सर हाँ बेटा। लेकिन सर यहाँ पर जो इनका डिटर्मिनेंट है ए और बी का, तो वही बात, अभी किसकी बात चल रही है बेटा? चलिए, अब अगर मैंने कहा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर हम कुछ भी मान लें,
तो a की पावर n का मतलब क्या हो गया, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर n की पावर m अगर हम कर दें तो उसको हम a की पावर एम एन लिख सकते हैं, जहाँ पे m और n नेचुरल नंबर है। a की पावर m प्लस n लिखा हो तो उसको हम a की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं। मतलब a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, m टाइम्स, सही है। और यहाँ पे a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में, n टाइम्स, ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्या ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, बोलो। मतलब n एक नेचुरल नंबर हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम उसी तरीके से चलती चली जाती है। देख लीजिएगा आराम से, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। n टाइम्स और m टाइम्स। ओके, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है भाई, बोलो। ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। अब इम्पोर्टेंट सबसे, कि अगर a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, a एंड b आर टू स्क्वायर ले लो या कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आपने कहा कि ए बी मैट्रिक्स बी ए के बराबर है, तो हम कहते हैं ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर ए बी का प्रोडक्ट माइनस बी ए के बराबर आ गया तो ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर क्या हुआ, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए बी भी और बी ए भी, सही है ना। तो अगर क्या हुआ, ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर की, मतलब स्क्वायरी मैट्रिक्स ले लो तो ज़्यादा सही है कि नहीं? और ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है तो ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। क्लियर है? मतलब ए और बी का आपने प्रोडक्ट किया, मतलब और वो बराबर आ गया तो वो कम्यूटेटिव होगा, और बराबर नहीं आया तो एंटी कम्यूटेटिव होगा। सही है ना? जैसे मैं आपसे एक सिंपल सवाल करूं, आई एंड ए आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, एम आई करेक्ट और नॉट? सोच के बताओ। अभी तो आपने रिजल्ट लिखा था ना, आई को ए के साथ करो या ए को आई के साथ करो, यस सर, हमेशा सही आई है। आएगा, तो आई और ए हमेशा कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होगा कि नहीं, सोचो। क्लियर है भाई? हाँ या ना, बोलो। चलिए। ए आएगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। तो ये हमेशा ए आएगा और इसको आप वही लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ओके। और आपको क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले ए को करोगे, ए इंटू ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए और प्लस बी इंटू बी। अच्छा, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल होंगे। तो क्या इसी रिजल्ट को आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? सोचो जल्दी से। यहीं पे अगर आपको ए प्लस बी का क्यूब करना होता तो आप इसको लिख देते ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी का स्क्वायर अभी आपने कैलकुलेट किया था क्या, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज को आप क्या लिखते, ए पहले मल्टीप्लाई करते तो ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू बी ए बी और प्लस बी क्यूब। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
और अभी आपने पढ़ा कि ए बी बी ए के बराबर है क्योंकि कम्पिटेटिव है, तो देखो ए स्क्वायर बी, इसको आप लिख दो ए इंटू ए बी, और ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, सही है। इसको आप लिख दो फिर से ए बी इंटू ए, इसको आप लिख दो बी ए इंटू ए, देखते जाना, ए बी बी ए के बराबर है, बस वही रिजल्ट लगा रहे हैं। तो क्या ये बी ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है? दिखा क्या भाई, बोलो। तो ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं बताओ। तो इसी हिसाब से इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम सेम एज क्या कह सकते हैं, सेम एज हम क्या कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं कि नहीं। तो ए प्लस बी की पावर एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं एन सी जीरो ए की पावर एन, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर से लेके एन सी एन ए, सॉरी बी की पावर एन, ये आप इसको लिख सकते हो। दिख रहा है कि नहीं भाई, समझ गए ना। अच्छा, यानी कि ए और आई जो है वो कैसे होते हैं, बोलो। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पे हमें आई प्लस ए की पावर एन लिखना हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सोचो। हम्म या मैं, हाँ, आई प्लस ए की पावर एन लिखना हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू ए, एन सी टू इंटू ए स्क्वायर से लेके एन सी एन इंटू ए की पावर एन लिख सकते हो कि नहीं, सोचो। क्यों? क्योंकि आई की कोई भी पावर लो तो आई हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कि आई प्लस ए की पावर एन जो है वो हमेशा आई होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। क्लियर है कि नहीं है भाई? मतलब अगर ये होता कि ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमेशा ए प्लस बी के बराबर होता है, नहीं। ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ए बी बी ए से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। मेरी बात ये समझ रहे होगे आप लोग, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? भाई सेम लॉजिक लगाया गया होगा भाई, ए प्लस बी के स्क्वायर को आपने क्या लिखा होगा, वही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव है तो ए बी किसके बराबर है, माइनस बी ए के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए होगे, गुड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस सर। अब आइए देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है, 1 0 -1 1, और आपको फाइंड करना है ए की पावर 7, ए की पावर 100, सही है। या मैं आपसे कहूं कि ए की पावर 2020, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात तो आपको श्योर शॉर्ट समझ में आ रही होगी कि ए की पावर 7 का मतलब ए को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की पावर 100 का मतलब ए को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की पावर 20 का मतलब ए को 2020 टाइम्स मल्टीप्लाई। यार अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम हमेशा क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब, बहुत ज्यादा सिचुएशन आएगी तो ए की पावर 4 तक जाते हैं, और जो रिजल्ट में चेंजेस आ रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, तो जरा ए स्क्वायर निकालो। तो 1 -1 0 1, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 1 -1 0 और 1 से, क्या आएगा और वो बता दो। बोलो क्या आ रहा है? पहला टर्म 1 आएगा, देखो जरा ध्यान से,
1 -1 0 हो गया। दूसरा आएगा -1 और -1। दूसरा क्या आ रहा है भाई? -1 और -1, -2 आ रहा है क्या? चेक करियो जरा। फिर अगला वाला 0 और 1 जब रखोगे यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 0 और ये 0, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। बोलो भाई। और जब ये वाला 0 और 1 यहाँ रखोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0 और 1, तो ये वाला 1 हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर ये आया। अब जरा ए क्यूब निकाल लो, तो ए स्क्वायर ले लो और उसमें फिर से ए मल्टीप्लाई कर दो, और देखो चेंज क्या हो रहा है। ये 1 आ रहा है, ये -3, ये 0 और ये 1 आ रहा है कि नहीं? तो इतने में एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि नहीं? बहुत ज़्यादा आप जाएंगे किसी क्वेश्चन में, इसमें ए की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न यहीं से ऑब्जर्व हो जा रहा है। बट यस किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम आपको कहाँ तक जाना है? ए की पावर 4 तक। उतना मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक पैटर्न और एक चेंज जो हो रहा होगा वो आपको दिखने लगेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -4 0 और 1 आएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ए की पावर n को हम डायरेक्ट लिख देंगे कि नहीं, nth टर्म निकाल के सबका भाई। यहाँ पे ये वाला टर्म 1 1 1 1, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। ये वाला टर्म -1, ए स्क्वायर में -2, ए क्यूब में -3, ए की पावर 4 में -4, तो ए की पावर n में -n, बाकी 0 और 1 आएंगे। आप बताओ सीधा आंसर लिखोगे? ए की पावर 7 का आंसर क्या हो गया? 1 -7 0 1। दिख रहा है कि नहीं भाई? ए की पावर 100 का सीधा आंसर क्या हो गया? 1 -100 0 और 1। बोलो भाई। ऐसे ही ए की पावर 20 का आंसर क्या हो गया बताओ? 1 -20 0 और 1। एम आई करेक्ट और नॉट? बस ये देख लो। क्या ये अप्रोच समझ में आई? जब भी इस तरह की ए की पावर n वाली अप्रोच आएगी, आपका कॉन्सेप्ट सिंपल यही लगेगा हर बार। मतलब अगर वही सेम है ना भाई, ए की पावर 30 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे। जब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये शायद आ जाता है cos 2 थीटा, ये आ जाता है sin 2 थीटा, ये आ जाता है -sin 2 थीटा, और ये आ जाता है cos 2 थीटा। मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर लेना। सेम जैसे आप ए क्यूब थीटा निकालोगे तो फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये बन जाता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये sin 3 थीटा, और ये बन जाता है -sin 3 थीटा, और ये बन जाता है cos 3 थीटा। मल्टीप्लाई करके देखना, तो सेम एज ए की पावर 30 थीटा को क्या लिख दोगे? सोचो भाई। ए की पावर n थीटा क्या हो गया बताओ? cos n थीटा, sin n थीटा, -sin n थीटा, और cos n थीटा। n की जगह 30 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो उसके लिए आपके दिमाग में एक रिजल्ट एकदम सेट हो जाना चाहिए। अगर आप ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, और ए ये मैट्रिक्स ए बी सी लिखी हो, तो जैसे आप ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो वो ए बी सी ए बी, वही सेम मैट्रिक्स आ रही कि नहीं? बस ये देख लेना। अरे हाँ या ना में बताओ भाई। तो यहाँ पे ए यस सर ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अरे कोई बोलोगे हाँ या ना? तो यानी कि इसी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम? क्या कहते हो? तो यही जो रिजल्ट आता है जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मल्टीप्लाई करके जल्दी चेक करना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अभी हमने आज मल्टीप्लाई करके देख लिया है। आज के बाद इस मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करेंगे। अब हमारे दिमाग में रिजल्ट सेट होना चाहिए कि जैसे ही ए बी सी बी सी ए बी में ए और ए ट्रांसपोज या ए स्क्वायर करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा यही आता है। और अगर हम इसको आई के बराबर कर दें, अगर हम इसको आई के बराबर कर दें तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 आएगी। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? और आपको ए बी सी की वैल्यू 1 दे रखी है। अब हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू।
बोलिए भाई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तब हमें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, बाकी हमें सब पता है। और ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे सोचो, बोलो भाई। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो रिजल्ट क्या हो गया? 1। तो यहाँ से ए इस प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? क्या है वैल्यू? प्लस माइनस 1 आ रही है? ऐसा तो नहीं दिया ए बी सी पॉजिटिव है, रियल नंबर है। बस अब वैल्यू रख दो। तो इसके दो आंसर आएंगे ना, एक बार प्लस 1 रख के निकाल लो तो शायद आंसर 4 आएगा, और एक बार -1 रख के निकाल लो तो शायद आंसर -2 आएगा। इसका मतलब इसके दो आंसर आ रहे हैं, या तो 4 या -2। क्या ये बात सबको समझ में आई कैसे हुआ? तो इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए वो ये है कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो इस टाइप के सिचुएशन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है? 1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होता है बताओ? 0। क्या ये बात सबको समझ? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये लिख देता कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हम हमेशा क्या लेते? +1। तो यहाँ से -1 नहीं लेते, तो ये आंसर सिर्फ क्या आ जाता? 4। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? पहले क्वेश्चन में बोलिए भाई। इसका मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। सही है। तो ए आई प्लस बी ए की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन सी 0, ए की पावर n, आई की पावर n तो आई हो जाएगा, और प्लस एन सी 1 है कि नहीं? ए की पावर n-1, आई की पावर n-1 तो आई आएगा, और आई में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बन जाएगा, और ये शायद बी ए आ जाएगा। ऐसे ही एन सी 2 ए की पावर n-2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा? एन सी एन बी की पावर n और ए की पावर n, ये आ रहा है। अब हमें चूंकि जो रिजल्ट में चाहिए उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें ए से ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए हमें दिया हुआ है 0 0 1 0, तो जरा इससे ए स्क्वायर निकालो क्या आ रहा है। तो 0 0 1 0 को फिर से 0 0 1 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा? जब 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 1 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ गया, तो ए स्क्वायर ओ आ गया। तो ए क्यूब भी क्या आ जाएगा? ओ। तो यानी कि हम कह सकते हैं सेम एज ए की पावर के ओ होगा, जहां पे के 2 या 2 से ग्रेटर होगा। अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? अब ये सारे यस टर्म ओ हो जाएंगे तो सिस्टम से हट जाएंगे, बस यही दोनों टर्म बचेंगे। बोलो भाई। तो इसका मतलब ए आई प्लस बी ए की पावर n, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? एन सी 0 मतलब n, एन सी 0 मतलब 1, ए की पावर n इंटू आई, एन सी 1 मतलब n, ए की पावर n-1 बी इंटू ए। देखो यही प्रूफ दिया था। समझ गए कि नहीं भाई? और ये दोनों एंटी कम्यूटेटिव थे तो बाइनोमियल हम सॉरी कम्यूटेटिव थे तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर ही सकते थे। और बाइनोमियली एक्सपेंशन कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया ना, ए और आई लेके। बस इसी में कुछ कांस्टेंट और मल्टीप्लाई किए गए, तो वो कांस्टेंट और पावर वाइज मल्टीप्लाई होते जाएंगे। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? बाकी तो एक्सपेंशन जैसा था वैसा ही रहेगा ना। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं? बोलो। क्या ये क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, की जा सकती है। तो बेसिकली आपको ए को ही अलग अलग पावर में मल्टीप्लाई करना, और ए को अलग अलग पावर में मल्टीप्लाई करने का एक ही मेथड हम जानते हैं, तो इसको भी सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? ए क्यूब अगर हम बात करेंगे तो ए में ए स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ए में ए स्क्वायर मतलब 2a माइनस आई मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2a स्क्वायर माइनस ए इंटू आई मतलब ए आ गया।
अच्छा ए स्क्वायर, हमें आंसर तो ए के टर्म में चाहिए ना, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बताओ, 2a माइनस आई और माइनस ए, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2i माइनस ए, तो क्या ये 3a माइनस 2i आ जाएगा। चलो a की पावर 4 निकालो, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो a में a क्यूब मल्टीप्लाई कर दोगे, a में 3a माइनस 2i फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिर से 3a स्क्वायर माइनस 2a आ गया, फिर से a स्क्वायर की वैल्यू रख दो, दैट इज 2a माइनस आई माइनस 2a, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 4a माइनस 3i। यानी हमने देखा कि a स्क्वायर जो है वो 2a माइनस 1 इंटू आई है, a क्यूब जो है वो 3a इंटू 2 इंटू आई है, a की पावर 4 जो है वो 4a इंटू 3i है। तो क्या हमने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया, बोलो भाई। सेम एज हम कह सकते हैं a की पावर n a n प्लस सॉरी माइनस n माइनस 1 इंटू आई होगा, जहां पे n एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाली चीज समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ बस। अरे हाय ना में जवाब दो भाई, दिखा क्या ऑब्जर्वेशन सबको। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ए स्क्वायर में निकालना चाहता हूं, तो ए को ए से ही यस सर, मल्टीप्लाई आ कर गया। दो, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 माइनस 4 1। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे शायद 5 माइनस 8 2 माइनस 3 आता है, चेक करियो जरा। ए क्यूब करोगे तो ये 5 2 माइनस 8 और माइनस 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 1 माइनस 4 और 1 से, तो ये 7 3 माइनस 12 और माइनस 5 आ जा रहा है, देखना जरा। ए की पावर 4 भी कर लो, तो 7 3 माइनस 12 माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करो 3 1 माइनस 4 और 1 से, तो 3 21 माइनस 2 9 4 माइनस 16 और माइनस 7 आ रहा है। आप जरा टर्म्स से चेंजेस ऑब्जर्व करो। पहला क्या है 3 5 7 9, एपी में चल रहा है कि नहीं, यस सर। हाँ ना। तो सेम एज हम क्या कह सकते हैं, बोलिए। ए की पावर प्लस एन का 1। मतलब क्या होगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे आओ माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ए की पावर 4 में माइनस 16, तो ये माइनस 4n हो जाएगा। ऐसे आओ 1 2 3 4, ए की पावर n में n हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7, तो माइनस ऑफ 2n माइनस 1 हो जाएगा। सब में n टर्म निकाल दिया एक पैटर्न देख के। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बोलो। यस सर। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो। ए की पावर n निकाल के आपने उसी को बराबर कर दिया है, बस वहीं से आपने वो ऑब्जर्वेशन ऑप्ट करके समझ गए चीजों को। क्या कहते हो भाई, ऑब्जर्वेशन ऑप्ट करके आप चीजों को समझ पाए हो कि नहीं भाई, बोलिए। समझ गए कि नहीं भाई। तो देखिए पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हम एफ ऑफ ए लिख रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन ऐसे आता है जैसे ए एन मैट्रिक्स ए की पावर एन, ठीक है ना, ए एन माइनस 1 मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस 2, एंड सो ऑन ए 1 मैट्रिक्स ए, और जब वो ए नॉट कांस्टेंट आएगा तो उसके साथ वो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर A is a square matrix and I same order identity matrix. I जो है वो सेम ऑर्डर की क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, ये बताओ पहले, बोलो भाई। I जो है वो सेम ऑर्डर की क्या हो गई भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बताओ पहले, बोलो भाई। सर ये कहाँ से आया स्टेटमेंट नहीं समझ रहे।
नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको सिंपल, जैसे आप यहाँ x लिखते हैं वैसे x की जगह आपने मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, बस ये है। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो हर मैट्रिक्स की पावर एक नेचुरल नंबर लिया हुआ है। लास्ट में चूंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट नहीं, उसकी जगह हमने मैट्रिक्स आई लिख दिया है, बस ये है। सही है ना। जैसे आपसे स्टेटमेंट में ये कह दूं कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई पॉलिनॉमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो जैसे आप उसमें x की जगह a रखेंगे तो 0 नहीं क्या बन जाएगा, o। ये है f ऑफ a हमेशा क्या आ जाएगा, o। जैसे एग्जाम्पल वाइज समझो तो जल्दी समझोगे कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स a है 2 3 3 1। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड f ऑफ a इफ एफ एक्स फंक्शन जो है वो मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और आपसे मैंने एफ ऑफ ए पूछा, तो एफ ऑफ ए जो रिजल्ट आएगा वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। तो जैसे आप एफ ऑफ ए करोगे तो क्या होगा, एक्स की जगह ए रख दोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 2। अब इस 2 की जगह तुरंत क्या लिखोगे, 2 इंटू आई, क्योंकि सारी मैट्रिक्स आपस में ये ऐड होंगी ना। दिखा क्या भाई ये वाली चीज, ये था ये। अब ए तो आपको पता है तो ए स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे, बोलिए भाई। ए तो को ए कांस्टेंट के साथ फिर हमेशा आई मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली, नहीं तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो। ओके सर। ऐड सब भाई, दो मैट्रिक्स तो तभी ऐड करेंगे ना जब वो सेम ऑर्डर की होगी, तो उसका पहले तो वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी ना। बोलो भाई। यस ए सर। ए स्क्वायर कितना आ रहा है चेक करियो जरा, 2331 मल्टीप्लाइड बाई 2331, कितना आएगा रिजल्ट। सेवन 394 आ रहा है क्या, चेक करियो। सर 13 आ रहा है। 13 आ रहा है क्या। टर्म कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने ना। शायद 13 आ रहा है। कहाँ पे 13 आ रहा है बताओ। पहला एलिमेंट मैट्रिक्स का पहला अच्छा पहला एलिमेंट ही 13 आ रहे हैं, दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा 9 है। 9। तीसरा क्या आ रहा है, 9। और चौथा क्या आ रहा है, 10। देख लेना आराम से, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। यस। और फिर 2 इंटू आई 1001 सॉल्व करके पूरा आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो 13 माइनस 8 6 और 2 8, 9 माइनस 12 माइनस 3, 9 माइनस 12 माइनस 3, 10 माइनस 4 6 और 2 8। देखो ये आंसर आ रहा है एफ ऑफ ए का। सॉल्व कर रहे हो क्या। Yes, sir. इक्वेशन बना रहे होगे फिर तो, बनाओ जल्दी बना के बताओ। सर आप इसको ओ से इक्वेट करने को हाँ कहते हैं। ये क्या लिखवाया है भाई, इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई पॉलिनॉमियल एफ एक्स इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, ओके ना। नहीं क्या, नहीं समझे क्या भाई। तो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए। अभी जब आप इनवर्स और कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ लेंगे और आई, तो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मिल जाएगा, बट वो शॉर्टकट 2x2 में उतना ही टाइम ले लेता है। बट ये कि उससे आप चीज़ें थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, बट इसमें भी आपको बहुत टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है, ए सर स्क्वायर, A 1/2 और B -3/2। गुड, ए 1/2 और बी -3/2, सही है यार।
देखो इक्वेशन सॉल्व होके यही रिजल्ट दे रहा होगा, 0 0 0 0। तो पहला रिजल्ट बन रहा है a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा बन रहा है 9a प्लस 3b 0, और एक बन रहा है 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई भी दो सॉल्व करके देख लो और तीसरे में वैल्यू चेक कर लेना। तो a हाफ आ रहा है और b -3/2 आ रहा है, और ये दोनों इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। चेक करियो। सही है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता ना कि दो इक्वेशन आपने सॉल्व की और उन दोनों से जो a और b आ रहा है वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम आंसर लिखते हैं कि ऐसा कोई a और b पॉसिबल है ही नहीं जहां पर ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉलिनॉमियल चेक करना सेटिस्फेक्शन पड़ेगा। क्या चीज? तीसरी इक्वेशन में भी वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा पहले। ऑब्वियसली, तभी तो आप कहेंगे कि वो यूनिक ए और बी हैं, अदरवाइज वो यूनिक ए और बी कहाँ हुए, ऐसे ए और बी मिलेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, तो भाई जब तीन इक्वेशन का सेटअप आ गया है तो कोई भी दो सॉल्व करके तीसरे में सेटिस्फाई करोगे तभी तो आप कहोगे कि उस यूनिक ए और बी के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, हाँ या ना। यस। चलिए, अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब अगर मैंने कहा ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ट्रेस ऑफ ए, इसको हम TRA से लिखते हैं, इसका मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लूं, AIJ ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, है कि नहीं? तो आपने पढ़ा है ना कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो AII होता है, तो उसी को हम सम कर देते हैं i इक्वल टू 1 से n, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आ गया? तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो इसका मतलब हमें उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है भाई? तो अब सोचो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होगा, या ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कर दो तो वो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। भाई करस्पॉन्ड एलिमेंट से करस्पॉन्ड एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए हो या ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता। अगर किसी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ट्रांसपोज सॉरी ट्रेस में भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। और अगर a और b को मल्टीप्लाई करो और b और a को मल्टीप्लाई करो तो दोनों के ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं आता। समझ में आया? a और b कोई भी दो, a एंड b आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। ए और बी अगर सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उसमें ये रिजल्ट कहीं नहीं गए, ये ऑलवेज वैलिड रिजल्ट है कि ए प्लस बी का ट्रेस ए और बी के ट्रेस के सम के बराबर होगा, ए माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रेस ए और बी के ट्रेस के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा, ए और ए ट्रांसपोज के ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, के ए का जो ट्रेस होगा वो के इंटू ए ट्रेस के बराबर होगा, और ए बी का जो ट्रेस होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए भाई, हाँ या ना। सर ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार। अभी लेक्चर दे देंगे पूरा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये ट्रेस की सिंपल सी बात होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल वाइज आपके सामने क्वेश्चन कोट करूं कि एक मैट्रिक्स आपको ले लूं 1 3 7 2 4 2 3 1 5 और मैं आपसे पूछूं इसका ट्रेस बताओ, क्या होगा ट्रेस ऑफ ए? बोलो। सीधा आप डायगोनल एलिमेंट ऐड कर देंगे।
आंसर कितना आ गया 10। सही है। अब यहीं पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे आपसे कहा गया एक मैट्रिक्स है एक्स स्क्वायर 1 3 2x माइनस 3x 4 एक्स क्यूब एंड 5 और साथ में 5 माइनस 2x है, सॉरी 6 माइनस 2x है। सही है। और आपसे कहा गया इफ ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड x। बोलो, तो सीधे ट्रेस ऑफ a निकालोगे। ट्रेस ऑफ a क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसको 0 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0। यहाँ से तो आपको पता होता ना x की वैल्यू क्या होती है 2 and 3। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई ट्रेस का मतलब? बोलिए भाई, ट्रेस का मतलब क्लियर हुआ सबको? गुड। इसके बाद बात आती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद किसकी बात आती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो वो तो आपने पढ़ा है ना कि ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, बोलो। फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, जस्ट चेंज पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम एलिमेंट। सही है ना? मतलब अगर A एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो उसका ट्रांसपोज या तो ऐसे लिखा जाता है या A डैश लगा दिया जाता है, वो ए जे आई हो जाता है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। सही है? मतलब रो कॉलम बन जाता है और कॉलम क्या बन जाता है, रो। ट्रांसपोज का सिंपल इतना मतलब होता है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम क्या बन जाता है, रो। सही है ना? ट्रांसपोज में सिर्फ इतना ही लेना देना है, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाता है। बोलो भाई। अब मैं आपसे कहूं कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की, हो गया। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, A माइनस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ऑब्वियसली भाई दो मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड एलिमेंट को आपस में ऐड करके उनके ट्रांसपोज को आपस में ऐड करो तो भी रो और कॉलम के एलिमेंट के सेम पोजीशन होंगे, या सब्ट्रैक्ट करके उनके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में एलिमेंट सेम आ जाएंगे। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? बोलिए भाई, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं सबको? बोलो। यस सर। अब आइए, दोनों के कुछ कंबाइंड रिजल्ट हैं, वो ये हैं कि अगर एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो इसका ट्रेस क्या होगा, एन होगा। बोलो भाई। और आई एन का ट्रांसपोज जो है वो आई होगा। अरे हाँ है ना? ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यानी हम इसी रिजल्ट को अगर जनरलाइज करें और एक मैट्रिक्स करें डी, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है D1 D2 से लेके Dn,
मतलब ये क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो सोचो D का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स D आएगी पहला, और जो ट्रेस ऑफ D आएगा वो सीधा D1 प्लस D2 वही डायगोनल का सम। वैसे रिजल्ट मैंने अलग से लिखवा दिए कि कई बार ये चीज डायरेक्ट आपको नोटिस में आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो भाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख